हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर का नया टॉपिक। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। कि जैसे स्फेरिकल मिरर कैसी इमेजेस बनाते हैं, तो उन इमेजेस को बनाने से पहले यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्लास रिकॉल द प्रीवियस वन। इस चैप्टर में अब तक क्या क्या कर चुके उसको रिकॉल कर लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। हाँ जी, तो अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग से, तो सबसे पहले अपन ने मेन बात करी थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आफ्टर दैट इट्स लॉज, आफ्टर दैट प्लेन मिरर क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी की कैसी कैसी इमेजेस बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है, किस टाइप की, तो ये सारी बातें अपन पहले क्लियर कर चुके हैं। फिर आफ्टर दैट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट अपन ने किया था स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी, उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर एंड कन्वेक्स इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। अच्छा, इनके बारे में किया। और आफ्टर दैट मैंने आपको वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था, जैसे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो इन 5 टर्म्स के साथ साथ आज मैं आपको 2 टर्म और करवाऊंगा, ठीक है। इन 2 टर्म्स के बाद फिर करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो वो 2 टर्म्स कौन सी रह गई हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी आप बात करते हैं। तो फर्स्ट टर्म अगर मैं, और वहाँ पर 5 टर्म आप कर चुके हो, तो टर्म नंबर 6 पे बात करते हैं। टर्म नंबर 6 क्या है यहाँ पर, एक है फोकल प्लेन, जो वहाँ पर थोड़ा रह गया था करवाने वाला, तो उस चीज़ को कवर करते हैं। अब 6 टर्म जो रह गई है वो आपने कवर करनी है। दैट इज़ फोकल प्लेन क्या होता है। तो फोकल प्लेन क्या होता है, समझना इस चीज़ को कि अगर सपोज मेरे पास ये एक, तो कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है, इधर समझना इस चीज़ को और थोड़ा इजी करते हैं, 1 मिनट। ये मेरे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस को लेके आए हैं अपन। ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के समय ना इधर क्या लगा हुआ है, मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर कोई भी है। सपोज ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर लगा हुआ है और ये मैंने जो पेपर रखा है ये कहाँ पे रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस पे मैंने इस पेपर को रख दिया। समझ रहे इस बात को कि यहाँ मिरर लगा हुआ है और ये पेपर कहाँ रखा है मैंने, प्रिंसिपल फोकस पे। पेपर को कहाँ रखा है मैंने, प्रिंसिपल फोकस पे रख दिया, ठीक है। और ये मेरा पेन जो है ये क्या चीज़ है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो अब फोकल प्लेन क्या होगा, एक ऐसा रीजन जो पास करता है किससे, प्रिंसिपल फोकस से। और सेकंड थिंग जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली है वो ये कि वो रीजन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे है, परपेंडिकुलर है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये थी, प्लेन ये है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो फोकल प्लेन क्या होता है, एक ऐसा रीजन विच पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस and perpendicular to focal plane, perpendicular to principal axis. That reason, that plane is known as focal plane, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, ठीक है। फोकल प्लेन क्या होता है, a region which passes through principal focus and perpendicular to the principal axis, that region is known as focal plane, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको एक और डेफिनेशन रह गई थी वहां पर, दैट इज अपर्चर, ठीक है। अब अपर्चर क्या चीज़ होता है, देखो अगर मेरे पास ये मिरर है और ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये सपोज इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं ए
इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। ठीक है, तो ये जो डायामीटर है, द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, ये जो है ए से लेके बी तक का जो ये डायमीटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ठीक है, दैट डायमीटर इज नोन एज अपर्चर ऑफ द मिरर। क्या बोलते हैं? अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, इस डायमीटर को बोलेंगे अपर्चर ऑफ द मिरर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि जितना ज़्यादा अपर्चर कम होगा, मतलब अगर एक तो मिरर ऐसे है तो देखो डायमीटर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर मैं इसको मिरर को ऐसे ही करता जाऊंगा तो ये डायमीटर क्या हो रहा है? कम होता जाएगा। तो जितना स्मॉल अपर्चर होगा मिरर उतना ही ज़्यादा कन्वर्जिंग होगा। अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ तो ये कन्वर्जिंग का मतलब उतना ही ज़्यादा लाइट को ये क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो जब भी आगे आप प्लस अभी 10th के लेवल का तो नहीं है, थोड़ा सा आगे मैं +2 लेवल के अंदर अगर बात करूँ तो यहाँ पर जब भी कॉनकेव मिरर लिए जाते हैं तो वो हमेशा स्मॉल अपर्चर के लिए जाते हैं। स्मॉल अपर्चर के होंगे तो वहाँ पर एक डिफेक्ट होता है यहाँ पर मिरर के अंदर जो आता है उसको बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को अगर किसी ने समझना है तो वो आप मेरे +2 के लेक्चर पढ़े हुए हैं रे ऑप्टिक्स प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर 12th क्लास की रे ऑप्टिक्स के लेक्चर हैं। वहाँ पर मैंने इस चीज़ को रिलेशन बिटवीन, आप देखना एक वीडियो है या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड एफ बाय थिंद क्लासेस के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करो, लेक्चर आपके सामने होगा। तो आप उस लेक्चर के अंदर जाना, वहाँ पर मैंने इस डिफेक्ट को, अपर्चर स्मॉल क्यों होता है, स्फेरिकल एब्रेशन को कंप्लीटली वहाँ पर डिफाइन किया हुआ, समझाया हुआ है। तो आप वहाँ जाके इस चीज़ को सुन सकते हैं। ठीक है, तो अभी +2 के लेवल की ये है, अभी 10th लेवल के अंदर इतना नहीं है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप सिर्फ ध्यान दो अपर्चर किसको कहते हैं। अपर्चर है कि ए से लेके बी तक का ये जो डायमीटर है इसको अपर्चर बोलते हैं, और कोशिश रहती है कि अपर्चर क्या हो? स्मॉल हो। क्योंकि अगर सिंपल से एक बात याद रखो कि अगर अपर्चर कम होगा तो लाइट की जो कन्वर्जेंस होगी, लाइट को जो ये कन्वर्ज करेगा उतना ही ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और अपने को लाइट को कन्वर्ज ही करना है, इसीलिए तो इसका नाम क्या रखा हुआ है? कन्वर्जिंग मिरर रखा हुआ है। ठीक है, हाँ जी। तो अपर्चर क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम reflecting point A to B is known as aperture of the mirror, aperture of the mirror। ठीक है, हाँ जी, राइट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा रिलेशन बिटवीन, हेडिंग बनाना बेटे आप, रिलेशन बिटवीन, अभी जो मैं एक टॉपिक अनाउंस कर रहा था, रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड स्मॉल एफ इज द फोकल लेंथ। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड स्मॉल एफ इज द फोकल लेंथ। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो देखो, अगर आपने टर्म्स के बारे में किया था तो मैंने आपको बताया था इस मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते थे? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते थे? प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन C एंड P इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन C एंड F एंड P, C से लेके P तक का डिस्टेंस, या फिर आप बोल दें F से लेके P तक का डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ, इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, और C से लेके P का डिस्टेंस जो ये था
इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक सिंपल सी थिंग है आपके पास यहाँ पर कि जो रेडियस है आर है वो किसके इक्वल है, एफ प्लस एफ के, एफ प्लस एफ के। तो आप अब क्या बोलेंगे, रेडियस इज ऑलवेज डबल ऑफ द फोकल लेंथ और एफ इज इक्वल टू आर बाय टू, एफ इज इक्वल टू आर बाय टू। ठीक है, ये रिलेशन रहता है कि जो रेडियस होती है हमेशा डबल होती है फोकल लेंथ का। मीन क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है, मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी यहाँ पर एक, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी। मिड पॉइंट होता है ये बिल्कुल सी और पी का, ठीक है। तो मिड पॉइंट होने का मतलब क्या होगा, जितना सी से लेके एफ का डिस्टेंस होगा, एफ से लेके पी तक का भी डिस्टेंस उतना ही होगा। ध्यान रखना, आगे इमेजेस बनाएंगे तो ये गलती ना हो आपसे, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर सी से लेके एफ का अगर आप 3 मीटर लेते हो, 3 सेंटीमीटर लेते हो, तो एफ से लेके पी का भी आपने 3 सेंटीमीटर ही लेना है, ठीक है। और यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 2f के। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे, न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जिनके अंदर आपको ऐसे दिया होगा द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज दिस, और आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा फोकल लेंथ चाहिए होती है। तो अगर रेडियस क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी तो उसका हाफ कर देंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी। समझ गए इस बात को। अच्छा, इसका ना फुल प्रूफ भी है कि ये r इज इक्वल टू 2f कैसे आया, ठीक है। तो 10th लेवल में इसका प्रूफ नहीं है बेटे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को इसका प्रूफ समझना है, ठीक है, तो वो वैसे है हायर क्लास के अंदर, +2 क्लास के अंदर आपका प्रूफ है। तो बाय चांस फिर भी कोई समझना चाहता है इसका प्रूफ, तो वो YouTube पे सर्च करें रिलेशन बिटवीन R एंड F बाय थिंद क्लासेस, तो लेक्चर आपके सामने होगा। आप वहाँ जाके इस लेक्चर को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिनको प्रूफ देखना है तो, ठीक है। तो जो देखो क्लास के अंदर सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कईयों को सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात चाहिए, अब कईयों को थोड़ा डिटेल के अंदर भी करना है। तो जिनको डिटेल के अंदर करना है वो जाए वहाँ पर बेटे, मोस्ट वेलकम। टॉपिक को सर्च कीजिए बाय थिंद क्लासेस, टॉपिक आपके सामने होगा, आप देखिए, अच्छे समझिए उन चीज़ों को, ठीक है। और जिनको सिर्फ 10th लेवल तक का करना है वो सिर्फ इतना करें कि r इज इक्वल टू 2f के बराबर होता है, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं बेटे। इससे ये ध्यान रखना, आगे बहुत काम आने वाला है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज अपना जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आप बात करते हैं। मेन टॉपिक कौन सा है, रूल्स, जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मेन चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। चाहे वो HBSC बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड के या किसी भी और स्टेट बोर्ड के अगर जो बच्चे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो वो ध्यान दें कि ये पोर्शन जो मैं करवाने वाला हूँ, आज से स्टार्ट करवाने वाला हूँ, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई बेटे, तो आगे जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो समझ में नहीं आने वाला। ये मेरी 101% गारंटी है कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आगे कुछ भी समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसलिए एक एक चीज़ को अच्छे समझते जाना। प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना नंबर देता हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे जाके मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। तो आते हैं आज रूल्स के ऊपर। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय spherical mirror, बाय spherical मिरर, ठीक है। टोटल अपने पास 4 रूल रहेंगे बेटे यहाँ पर। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है, कहता है इफ ए लाइट रे, फर्स्ट रूल क्या है, इफ ए लाइट रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू principal axis after reflection it always passes through principal focus, always passes through principal focus। यही सेम मैंने डेफिनेशन भी आपको लिखवाई थी प्रिंसिपल फोकस की।
जानबूझ के वो डेफिनेशन ऐसे लिखवाई थी, नहीं तो आप डेफिनेशन एक बड़ी और इजी लिख सकते थे। ठीक है, कि प्रिंसिपल फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन चलो ठीक है, गलत नहीं कह सकता हूँ मैं इसको भी, लेकिन अगर मेरी वो वाली डेफिनेशन आप याद करोगे तो आपको एक रूल भी याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या लिखवाया था प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन, इफ ए लाइट रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू ए पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। सेम मैंने रूल यहाँ पर लिखवाया। रूल क्या कहता है, इफ ए लाइट रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑलवेज पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। देखो कैसे, सपोज ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ये पीछे से मैं क्या करता हूँ, इसको हाईली पॉलिश कर रहा हूँ ताकि रिफ्लेक्शन बढ़िया हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला, इफ ए लाइट रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर वो पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद इट ऑलवेज पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। वो हमेशा कहाँ से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी, वो इधर उधर कहीं से भी पास नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे ही कॉन्वेक्स के केस के अंदर भी, कॉन्वेक्स के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, आउटवर्ड होता है। ठीक है, इसका सेंटर इस तरफ होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। रूल क्या कहता है, पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मीन जो लाइट को डाइवर्ज कर दे, फैला दे, और इसको बोलते थे कन्वर्जिंग, जो लाइट को कन्वर्ज करे, इकट्ठा करे। तो ये लाइट को अंदर की तरफ क्या करे, इकट्ठा करे, ये लाइट को क्या करेगा, फैला देगा। डाइवर्जिंग मिरर है ना, तो ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा इस तरफ। और अकॉर्डिंग टू रूल लाइट कहाँ से पास करती है, प्रिंसिपल फोकस में से। ठीक है, तो रूल नंबर 1 ये है, पैरेलल आएगी तो वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी। नंबर 1 याद रखना इन बातों को। ठीक है, अब रूल नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे, ठीक है, राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर। रूल नंबर 2 इसका बिल्कुल अपोजिट है। जैसे फर्स्ट रूल आपने किया है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर वो पैरेलल चलती है तो प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी। रूल नंबर 2 इसका बिल्कुल अपोजिट, इफ ए लाइट रे passes through principal focus, after reflection it goes parallel to principal axis। देखो कैसे, ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल एफ सी। मैंने अभी क्या बोला, इफ ए लाइट रे पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, अगर प्रिंसिपल फोकस में से पास करवाएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इफ ए लाइट रे पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उसमें क्या था, अगर पैरेलल आएगी तो एफ में से पास करेगी। अब मैंने उसका उल्टा कर दिया, अगर एफ में से पास करवाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में भी, ठीक है, ये पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी अपने क्या बोला कि अगर वो प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी प्रिंसिपल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, ये रूल नंबर 2 है, ध्यान देना इन पे ऊपर। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है ना, एरो के साइन जरूर लगाने बेटे आपने, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा लाइट रे कहाँ से आई और कहाँ चलेगी। ठीक है, तो ध्यान देना, राइट कर लीजिए रूल नंबर 2।
बिल्कुल अपोजिट टू रूल नंबर 1 है, बिल्कुल अपोजिट टू। ठीक है, हाँ जी। अब आते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर 3, हाँ जी, रूल नंबर 3 क्या कहता है? इफ ए लाइट रे passes through C क्या होता है? C is the center of curvature. If a light ray passes through center of curvature after reflection, it bounce back to the same path. It bounce back to the same path. It bounce back to the same path. ठीक है, देखो कैसे। ये मेरे पास था कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसको बोलते हैं पोल। अच्छा, मेरी एक सजेशन है तुम्हारे लिए कि जब भी आप ये कॉनकेव मिरर बनाओ ना, जितने भी डायग्राम बना रहे हो आप, बिल्कुल कंपास का यूज़ करके, पेंसिल, इरेजर, सभी चीज़ों को बढ़िया सा यूज़ करके और प्रॉपर वे के अंदर बनाना, ऐसे रफली मत बनाना। ठीक है, पेन से ऐसे रफली बना दिया और चलो काम निकल गया, ऐसे नहीं, प्रॉपर वे के अंदर बनाना, बहुत बढ़िया लगेंगे आपको। अपने नोट्स बनाना, आप ही ने पढ़ना है वहाँ से। ठीक है, तो कोशिश करना ये जो मिरर आप बना रहे हो ये ऑड नंबर ऑफ लाइन के अंदर बने, मिनिमम 7 लाइन के अंदर बनाना। उसके पीछे एक रीज़न है, देखो कैसे, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं यहाँ बना रहा था तो मेरे दिमाग के अंदर आ गया, क्योंकि आपकी नोटबुक के अंदर ना इस वे के अंदर लाइन होगी, ऐसे, है ना, ऐसे लाइन होगी। 7 लाइन के अंदर अपने को ये बनाना, आप जैसे 7 लाइन के अंदर बना लिया आप। अब 7 लाइन के अंदर बनाने का बेनिफिट क्या है कि अपने को पता है कि पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो एक तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करना बड़ा इजी हो जाएगा कि ऊपर से 3 लाइनें ऊपर से छोड़ो, 3 लाइनें नीचे से, मिड पॉइंट एक तो बड़ा इजी हो जाता है, मिल जाता है। सेकेंड थिंग, अब आपको प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ करनी है, तो प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। तो सीधी आपको अब लाइन ही है, लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करना क्या हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो गलती होने के, एरर होने के यहाँ पे चांस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एक छोटी सी सजेशन थी आपको, ठीक है, कि आप मिरर कितनी लाइन में बनाना, तो आपका जो इमेज रहेगी वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए अब आगे, अब रूल नंबर 3 क्या था? पोल है, ये F है, ये C है। क्या बोला? अगर किसी भी लाइट को सेंटर में से पास करवाओगे तो रिफ्लेक्शन होने के बाद उसी पाथ के अंदर वो क्या होगी, वापस चली जाएगी। देखो इस वे के अंदर अगर किसी भी लाइट रे को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करवाता हूँ, C में से पास करवाएंगे, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद, इधर से गई थी ये, रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस उसी पाथ के अंदर चली जाएगी। ठीक है, देखो मैं किसी भी सेंटर में से पास करवाऊंगा लाइट को ऐसे, ठीक है, तो अपने को पता है कि ऐसे अगर मैं डायरेक्ट उसके फोल करवा रहा नॉर्मल। देखो एक चीज़ ना यहाँ पर मैं समझाता हूँ, किसी भी सफेरिकल बॉडी के ऊपर, किसी भी सफेरिकल बॉडी के ऊपर जब आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो वो नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर में से पास होती है। देखो कैसे, अगर मैं किसी बॉडी को इसके ऊपर ऐसे लाइट रे को फोल करवाऊंगा तो ये लाइट रे हमेशा उसके सेंटर में से पास करेगी। ठीक है, और इस लाइट रे को मैं बोलूँगा कि मैंने उसके नॉर्मल फोल करवाई है। ठीक है, चाहे मैं कहीं से भी लाइट रे को अगर मैं नॉर्मल फोल करवाना चाहता हूँ तो नॉर्मल की एक कंडीशन होती है कि वो हमेशा सेंटर में से पास करेगी। अगर वो सेंटर में से पास करेगी तो वो नॉर्मल है। अगर मैं किसी लाइट रे को ऐसे फोल करवा दूंगा इसके ऊपर और ये इसके सेंटर में से पास नहीं कर रही सफेरिकल, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल की एक कंडीशन होती है कि वो हमेशा सेंटर में से पास करती है। किसी भी सफेरिकल बॉडी के ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ करो और आप चाहते हो कि वो लाइन नॉर्मल हो तो वो नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर में से पास करेगी। ये पॉइंट को ध्यान में रखना। अब ये लाइन लाइट रे कहाँ से पास करे, सेंटर में से पास करे। इट मीन्स ये लाइन जो है वो इसके सफेरिकल बॉडी के नॉर्मली मैंने फोल करवाई है। और अपने को पता है अगर मैं इसके नॉर्मल फोल करवाऊंगा तो आपको बताया गया था कि अगर किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आप नॉर्मल लाइट को फोल करवाओगे
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, तो उसी पाथ में आएगी और वापस उसी पाथ में चली जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब ये कॉन्वेक्स के लिए भी आप ड्रॉ करें बेटे इसी का डायग्राम। ठीक है, कॉन्वेक्स के में कैसा था, ये अपने पास कॉन्वेक्स है। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल, इसको बोलेंगे C, और इस तरफ F, ये प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरफ हमेशा डॉटेड लेना, डॉटेड शो करती है हमेशा वर्चुअल को, और जो कंप्लीट लाइन होती है ये हमेशा शो करती है रियल को। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इस तरफ जो होता है ना ये वर्चुअल होता है एक्चुअल में। ठीक है, समझ रहे हो, वर्चुअल का मतलब और रियल का मतलब। अच्छा, अब रूल क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से अगर लाइट रे पास करती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में क्या चली जाती है, वापस चली जाती है। ठीक है, तो ये रूल नंबर 3 है। अब आते हैं रूल नंबर 4 के ऊपर। रेज कर रहा हूं बेटे, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, समझते जाओ एक एक चीज को बहुत अच्छे से, क्योंकि किसी भी इमेज को बनने के लिए, ये पॉइंट ध्यान रखना, किसी भी इमेज को बनने के लिए एक लाइट रे कभी भी इमेज फॉर्म नहीं करती। ठीक है, इमेज को बनने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज चाहिए, मिनिमम 2 लाइट रेज। एक सिंगल लाइट रे कभी भी इमेज नहीं बनाएगी, मिनिमम 2 लाइट रेज चाहिए। और 2 लाइट रेज के लिए अपने को मिनिमम, जब भी आगे आप इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं तो मिनिमम 2 रूल जरूर अप्लाई होंगे वहां पर। 2 रूल का मतलब 2 लाइट रेज का जरूर यूज करेंगे अपन। ठीक है, तो रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है, इफ अ लाइट रे डायरेक्टली fall on the pole of the mirror, on the pole of spherical mirror, then it reflect back, then it reflect back with the same angle, with the सेम एंगल। देखो कैसे, अगर ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है और ये उसका पोल है, ठीक है, समझ रहे हो, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई लाइट रे डायरेक्ट पोल के ऊपर फॉल करती है तो ये उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अभी मैंने क्या लिखा था, देन इट रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल, सेम एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट होगी। तो जितना एंगल ये होगा एंगल आई, उतना ही एंगल उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। जितने एंगल से, अगर वो 30 के एंगल से इंसिडेंट हुई है तो 30 के एंगल से ही क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ऐसे ही सेम कॉन्वेक्स के केस में बनाए तो ये सेंटर हो गया, ये एफ हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये पोल हो गया। तो अगर कोई लाइट रे पोल के ऊपर फॉल करती है तो रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल, तो ये एंगल आई और ये एंगल आर। ठीक है, समझ रहे हो। एरो के साइन बेटे आपने जरूर देने। तो ये थे 4 रूल। तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। कई बच्चों को आया था सर रिकैप जरूर करवाना, तो रिकैप करवा देते हैं। तो फर्स्ट रूल किया है अपन ने, इफ लाइट रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑलवेज पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, रूल नंबर 1। सेकंड इसका रिवर्स, अगर प्रिंसिपल फोकस में से लाइट रे को पास करोगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और रूल नंबर 3, सी में से पास करवाओगे तो रिफ्लेक्शन होने के बाद सी में से ही पास करेगी वापस। एंड रूल नंबर 4 कि अगर पी पे डायरेक्ट आप लाइट को फॉल करवाते हो देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये थे बेटे 4 रूल। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, तो वहाँ पे इन रूल्स का यूज़ करेंगे। तो बने रहिए, मंद मंद मुस्कुराते रहिए। तो थैंक यू सो मच।